क्लास 10th के लिए आज बायोलॉजी से डाइजेशन, पाचन की जानकारी आप सबों को दी जा रही है। आप सभी को यह जानना आवश्यक है कि जो भी आप 9th 10th में साइंस पढ़ते हैं वो सभी आपके क्लास के अतिरिक्त आगे किसी भी प्रकार का कंपटीशन है तो उस कंपटीशन में जो पीटी एग्जाम होते हैं उसमें निश्चित रूप से इससे संबंधित प्रश्न आपके सामने मिलेगा। तो अधिकांश कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आपको जो दिया जाता है वो तभी सॉल्व होगा जब आप फाउंडेशन लेवल से बेसिक टर्म में साइंस के सभी तथ्यों को ठीक से जान पाएंगे। तो मैं आज 10वीं वर्ग के छात्रों को, छात्र छात्राओं को डाइजेशन बताना चाह रहा हूं, पाचन। डाइजेशन शब्द का अर्थ क्या होता है? पचना। और पचना मतलब कोई भी जो जटिल अणु होते हैं वह टूटकर जब सरल अणु में बदल जाता है तो इस क्रिया को ही पचने की क्रिया के नाम से जाना जाता है। सामान्य अर्थ में अपघटन की जो क्रिया होती है उसमें भी बड़े अणु छोटे छोटे अणु में टूटते हैं। सड़ने गलने की जो क्रिया होती है उसमें भी बड़े अणु जो लार्जर मॉलिक्यूल है वह स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूटकर बदल जाता है। तो लार्जर मॉलिक्यूल के स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाने की क्रिया को ही डाइजेशन के रूप में जाना जाता है। यानी पाचन की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो पाचन वह जैव प्रक्रम है जिसके अंतर्गत जटिल अणु सरल अणुओं में बदलते हैं। अब जटिल अणु को सरल अणु में बदलने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है। रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम की भूमिका है। ये एंजाइम कैटेलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया को प्रभावित करता है जिससे जटिल अणु सरल अणु में बदल जाता है। तो पाचन में होता है मूलतः क्या? जटिल एवं अघुलनशील अणु। इस पर एंजाइम का प्रभाव पड़ेगा और वह सरल एवं घुलनशील अणु में बदल जाता है। पाचन यही है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? एंजाइम द्वारा जटिल एवं अघुलनशील अणुओं के सरल एवं घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। परिभाषा लिखना चाहिए। एंजाइम द्वारा जटिल एवं अघुलनशील अणुओं के सरल एवं घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया
पाचन कहलाता है। पाचन की जो क्रिया है वह मनुष्य में और अन्य जंतुओं में थोड़ा सा अंतर है। मनुष्य में जिस प्रकार पाचन होता है, जंतुओं में भी पाचन ठीक उसी तरह होता है, लेकिन जंतुओं में कुछ अतिरिक्त क्रिया होती है। वो अतिरिक्त क्रिया क्या है कि जंतु जब भोजन लेने लगता है तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट किया, वो सीधे भोजन लिया, तो भोजन पहले वो जो पहुंचता है रेटिकुलम में, भोजन जाकर गोले में रूपांतरित हो जाता है, और रेटिकुलम में भोजन जाता है, गोले में रूपांतरित हुआ, और फिर एक एक गोले को वापस जानवर मुंह में लाएगा, जुगाली करेगा, और तब अच्छी तरह चबाने के बाद जब वो भोजन निकलेगा तब वो अमाशय में जाएगा। जिस तरह मनुष्य में भोजन चबाने के बाद अमाशय में चला जाता है, जंतु भोजन करते समय चबाते हुए सीधे अमाशय में नहीं भेजता, वो पहले उसको रेटिकुलम में गोला के रूप में रूपांतरित होने के लिए उसको भेजता है, और जब वो जुगाली करता है, जुगाली करते समय सेल्यूलोज का अच्छी तरह से, सेल्यूलोज का वहां पाचन मुंह में भी होता है, मुंह में जो पाए जाते हैं लार, उसकी सहायता से, और उस समय उसके मुंह से एक गैस निकलती है जो मीथेन होता है। यानी जानवरों के जुगाली के दौरान उसके मुंह से जो गैस निकलती है वो मीथेन है। वहां भी डाइजेस्ट होता है सेल्यूलोज, कार्बनिक पदार्थ पचते हैं। तो मुख्य रूप से जो पाचन की क्रिया है, यहां हम मनुष्य में पाचन की क्रिया के बारे में विस्तृत रूप से बता रहा हूं। मनुष्य में जो पाचन की क्रिया है वह मुंह से शुरू होता है, और पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है इलियम में जाकर। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग है। तो पाचन की क्रिया प्रारंभ कहां से हुआ और अंत कहां हुआ? पाचन की क्रिया शुरू मुंह से हुआ और अंत हुआ इलियम में। तो जैसे ही हम अंतर्ग्रहण की क्रिया करते हैं, इनजेशन की क्रिया करते हैं, भोजन को मुंह में डाला जाता है, तो यह क्रिया अंतर्ग्रहण है। अब अंतर्ग्रहण की क्रिया जैसे ही मुंह में होती है, दांत के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटा गया, और मुख गुहा, माउथ कैविटी, माउथ कैविटी का मतलब मुंह का जो खुला हुआ भाग है, जो स्पेस है, मुंह खोलने के बाद जो स्पेस होता है अंदर, उसका जो पीछे वाला भाग है, तो ग्रसनी, ग्रसनी दो भागों में बंटता है, एक कंठ द्वार और एक निगल द्वार। तो ग्रसनी से पहले मुख गुहा में भोजन को मिलाया गया, लार ग्रंथि से लार निकला। ये तीन तरह की ग्रंथियां होती है। पैरिटोड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सब मेडिबुलर ग्रंथि। ये पाचन की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद जानना है कि पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया मुख गुहा से
प्रारंभ होकर इलियम में समाप्त हो जाता है। इलियम के बाद बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है, वहां भोजन का अन्य रूपों में परिवर्तन, अवशोषण आदि की क्रिया होगी, लेकिन मुख्य रूप से इलियम में पचने की क्रिया लास्ट होती है और मुख गुहा से प्रारंभ हो गया। इसमें सबसे पहले अंतर्ग्रहण हुआ, इसको इनजेशन कहते हैं। इस क्रिया में माउथ कैविटी के अंदर मुख गुहा में भोजन लिया जाता है। अब मुख गुहा जो है, इसमें 3 तरह की ग्रंथि है। यह मुख गुहा के आधार तल पर है। तीन ग्रंथियां हैं। पेरिटोड ग्रंथि, दूसरा है सबमेडिबुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि। ये तीनों लार ग्रंथि है। इन ग्रंथियों से, ये 3 लार ग्रंथि है तो 3 तरह के पदार्थ स्रवित होंगे। एक टाइलिन और दूसरा टाइलिन के बाद फिर माल्टोज और म्यूसिन, ये 3 पदार्थ हैं। ये तीनों मिलकर लार यानी सेलीवा बनाता है। लार में टाइलिन है, माल्टोज है और म्यूसिन है। लार में 3 चीजें जो पाई जाती है, याद करना है, टाइलिन, माल्टोज और म्यूसिन। लार में पाए जाने वाले म्यूसिन के कारण ही लार लसलसा होता है, स्लिपरी कर देता है भोजन को। जैसे ही भोजन हम मुंह में डालते हैं, दांत उसको टुकड़ों में बांटा और उससे लार मिल गया। लार उसमें जैसे ही मिलता है तो सबसे पहला लाभ क्या हुआ कि लार में जो उपस्थित टाइलिन है वह भोजन को पचाना मुंह से ही शुरू कर दिया। हम जैसे ही भोजन ग्रहण किए तो भोजन में C6H10O5 ये कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप है। कार्बोहाइड्रेट हम जैसे ही भोजन में लेते हैं, अब इससे अभिक्रिया शुरू हो जाती है। इसमें माल्टोज आता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है C6, ये C12H22 और O11, इसमें इसको कन्वर्ट कर दिया।
कन्वर्जन के इस क्रिया के कारण C6H10O5 और इसमें H2O की भी भूमिका होगी, H2O की भूमिका 1/N H2O, और इस रूप में वो 1/N दूसरे हायर क्लास में देखा जाता है। अभी सिंपल यही जानना है कि कार्बोहाइड्रेट पर माल्टोज की क्रिया हुई और वह शर्करा में बदल गया। और रोटी को हम ज्यादा देर तक मुंह में चबाते रहते हैं तो यही रिएक्शन होता है कि रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट है वह माल्टोज के प्रभाव से शर्करा में बदल गया। अब ये जो शर्करा है तो शर्करा में बदला तो ये तो चीनी का ना सूत्र है C12H22O11। तो चीनी अर्थात शर्करा में बदला इसलिए मीठा लगेगा। तो रोटी अधिक देर तक चबाए जाने से यानी कार्बोहाइड्रेट युक्त कोई भोजन हम मक्का ही लेते हैं या रोटी लेते हैं और मुंह में कुछ देर रोकते हैं, उसको अच्छी तरह से चबाते हैं, तो चबाने की क्रिया के दौरान माल्टोज अभिक्रिया किया और वह शर्करा से ये कार्बोहाइड्रेट से शर्करा में बदल गया। यानी स्टार्च का इसमें जो अपघटन की क्रिया हुई है शर्करा में बदलने की क्रिया से वो मीठी लगने लगती है, यानी पचने की क्रिया यहां से शुरू हो गया। अच्छी तरह यदि चबाया जाता है भोजन तो भोजन के अधिकांश हिस्से का पाचन मुंह में हो जाता है। इसलिए लोगों को कहा जाता है कि डाइजेशन यदि अच्छा रखना है तो जल्दीबाजी में नहीं खाना चाहिए, थोड़ा आराम से खाना चाहिए, अच्छी तरह चबा के खाना चाहिए। चबाने की क्रिया के दौरान भोजन के अधिकांश हिस्से का पाचन वही हो जाता है। अब भोजन पूरी तरह ये जो शर्करा में बदला तो यहां आंशिक रूप से भोजन का पाचन हो गया, यानी कार्बोहाइड्रेट को सबसे सुपाच्य माना जाता है, इसलिए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही हम भोजन मुंह में डालें और भोजन में कार्बोहाइड्रेट है तो वो मुंह से ही पचना प्रारंभ हो गया और आगे अमाशय में जाकर वो पूरी तरह पच जाएगा। अब उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा प्रोटीन। यदि हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन में प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन भी पचेगा लेकिन मुंह से प्रोटीन का पाचन शुरू नहीं हुआ, वो अमाशय में जाकर प्रोटीन पच जाएगा। लेकिन यदि प्रोटीन जो हमने लिया वो प्रोटीन ज्यादा कॉन्गुलेटेड है, अस्कंदित है, कड़ा है, तो वह भी प्रोटीन ठीक से जल्दी नहीं पचेगा। यह निर्भर करता है हम उसको पचने देते हैं कि नहीं। बहुत ऐसी क्रिया हो जाती है कि हम ठीक से उसको पचने ही नहीं देते। तो पहले तो हम जो प्रोटीन ले रहे हैं वह प्रोटीन सॉफ्ट प्रोटीन हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नहीं हो। प्रोटीन को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने का मतलब हो गया कि जो प्रोटीन हम ले रहे हैं, जैसे पनीर में प्रोटीन है, अब पनीर की सब्जी लोग बनाए तो पूरा उसको उच्च ताप पर, पूरा एकदम ज्यादा हार्ड टेम्परेचर पर उसको यदि गर्म कर दिए हैं, हार्ड टेम्परेचर पर यदि उसको बनाया गया, बहुत उच्च ताप पर बनाया गया, तो वो कॉन्गुलेटेड हो जाएगा, अस्कंदित हो जाएगा, जिसके कारण पचने की क्रिया देर से होने लगेगी। दूसरी बात है कि अब प्रोटीन के अलावा भोजन में हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन के जो अवयव हैं, 6 अवयव है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल। कोई भी भोजन लिए ये 6 चीज ले लिए। तो कार्बोहाइड्रेट तो बड़ा आसानी से पचता है, इसके बाद प्रोटीन भी पच जाता है अमाशय में जाकर,
लेकिन वसा पूरी तरह अमाशय से शुरू होगा पचना और छोटी आंत में जाकर फाइनली इलियम में जाके पचेगा। इसलिए सबसे कॉम्प्लेक्स क्या होता है? वसा। तो वसा युक्त भोजन जो है वो पचने में देर होगी। ज्यादा तेल, ज्यादा डालडा, घी, ये सब जो है वो पचना आसान नहीं है, इसलिए कि उसका पाचन फाइनली जाके देर से होगा, इलियम में जाकर होगा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन तीनों को पचाने की जरूरत है। विटामिन जो है वो उसको पचाने की जरूरत नहीं है। और तो 6 अवयव लिए हम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन 3 चीजों को पचाना है। विटामिन, खनिज लवण, इसको भी पचाना नहीं है। और जल जो है इसको भी पचाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार 3 ही अवयव को पचाना रहता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू हो गया? मुंह से शुरू हो गया। टाइलिन नामक एंजाइम उसको पचाने में मदद करता है। टाइलिन और माल्टोज ये पचाना शुरू किया। म्यूसिन भोजन को लसलसा बनाया ताकि भोजन वहां से अब आसानी से नीचे की ओर स्लीप कर सके। अब भोजन जैसे ही मुख गुहा में हम डाले तो मुख गुहा में यह क्रिया हो गई और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो पचा। अब उसके बाद वो भोजन लसलसा बन गया। अब वह निगल द्वार, कंठ द्वार, तो निगल द्वार में वो प्रवेश करेगा। निगल, ये ग्रसनी में 2 भाग है ना, ग्रसनी में एक एपिग्लोटिस लगा हुआ है। ग्रसनी जहां है वहां से 2 नली है, एक निगल द्वार और एक कंठ द्वार। तो ग्रसनी में भोजन यहां प्रवेश कर गया। अब यहां से कंठ द्वार है और इधर निगल द्वार है। यहां एक शटर जैसा लगा हुआ है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। यह एपिग्लोटिस क्या, कंठ द्वार में क्या जाना है? वायु जाना है, सांस लेने की क्रिया उसमें होगी। फेफड़ा में ऑक्सीजन या वायु को पहुंचाया जाएगा। तो इधर कोई भोजन कर रहे हैं, उस समय कोई अनाज का कण या पानी या भोजन पदार्थ इस नली में चला जाएगा, तब फेफड़ा में जाएगा, आदमी मर जाएगा। इसलिए इधर नहीं जाए भोजन, इसके लिए यहां एक लॉक लगा हुआ है, एक शटर लगा हुआ है, इसको एपिग्लोटिस के नाम से जाना जाता है। ये जब ही भोजन इसमें जाने लगता है ना, तो एपिग्लोटिस इसका लॉक कर दिया कि इधर कंठ द्वार में भोजन या पानी नहीं जाए। जल्दी जल्दी खाने पीने लगते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, मिस्टेक होता है, एपिग्लोटिस ठीक से लॉक नहीं हुआ और वहां पानी घुसने के लिए तैयार हो गया, तो उसको हम कहते हैं सरक गए। सरक गए, अभी लॉक नहीं हुआ, पानी घुसने के लिए उसमें तैयार है। तब इधर से डायफ्राम भेजेगा एयर और उसको ठेल के बाहर करेगा, ताकि कंठ द्वार में जो भी अनाज के कण या अन्य कोई पदार्थ प्रवेश कर रहा है, अवांछनीय पदार्थ, उसको तुरंत उधर से बाहर करता है। वही क्रिया है सरकने की क्रिया। तो एपिग्लोटिस लॉक हो जाता है। अब ये भोजन चलाएगा कहां? अमाशय में। तो भोजन अमाशय में आएगा। अब अमाशय में कौन कौन सी क्रिया हो रही है इसको समझना है। तो मुख गुहा से अब सेकेंड स्टेप में जब पहुंचेंगे तो कहां पहुंचेंगे? अमाशय। दूसरा, अमाशय के 3 भाग हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। सबसे ऊपर का जो भाग है ना अमाशय का, उसको कार्डियक कहा जाता है। सबसे ऊपर का भाग, और बीच वाला जो भाग है फुंडिक है। पूछेगा क्वेश्चन, बीच, अमाशय के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? और सबसे नीचे वाला भाग जो है वो पाइलोरिक छिद्र, पाइलोरिक। ये 3 हिस्सा हो गया किसका? अमाशय का। अब अमाशय में ये 3 हिस्से हैं, तो 3 तरह के स्राव निकलेंगे। अमाशय का जो
आंतरिक भाग है वह एपिथीलियमी उत्तक का बना है। अमाशय की दीवार एपिथीलियमी उत्तक का बना होता है। यहां भी जो बताए मुख गुहा माउथ कैविटी का जो आंतरिक भाग है वहां भी कौन उत्तक है? यही उत्तक। माउथ कैविटी के भी आंतरिक भाग में यही एपिथीलियमी उत्तक पाया जाता है। अमाशय यदि कुछ देर तक खाली रह गया तो अमाशय की दीवार में इंटेरोसेप्टर्स होता है। ये इंटेरोसेप्टर्स क्या है? तो अमाशय की दीवार पर ग्रंथियां हैं, इंट्रोसेप्टर्स ग्रंथियां। ये इंटेरोसेप्टर्स ग्रंथि जो है वो संकुचित होने लगेगा और यह सूचना देगा मस्तिष्क में रहता है हैपोथैलेमस ग्रंथि। अमाशय का इंटेरोसेप्टर्स ग्रंथि मस्तिष्क के हैपोथैलेमस को सूचना देता है। इंटेरोसेप्टर्स ग्रंथि कहां है? अमाशय में। और हैपोथैलेमस ग्रंथि कहां है? मस्तिष्क में। इंटेरोसेप्टर्स ग्रंथि हैपोथैलेमस ग्रंथि को कहता है भूख लग गया, कुछ दो, खाली है। तो अमाशय कुछ देर जैसे ही खाली रहेगा ना तो इसकी सूचना इंटेरोसेप्टर्स जो है वो हैपोथैलेमस को देगा और हैपोथैलेमस जो है वह हमें भूख की अनुभूति प्रदान करेगा। क्षुधा केंद्र जो होते हैं, भूख का जो सेंटर होता है उसको क्या बोला जाता है? हैपोथैलेमस। ये क्षुधा केंद्र मस्तिष्क में भूख इसी सेंटर से एहसास होता है। इंटेरोसेप्टर्स कभी कभी सूचना दे रहा है हैपोथैलेमस को, लेकिन हैपोथैलेमस जो है वह सक्रिय नहीं है। व्यक्ति बहुत हाई फीवर, टाइफाइड से या किसी प्रॉब्लम से ग्रसित है जिसके कारण हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिव स्टेट्स में नहीं रहेगा। इंटेरोसेप्टर्स की सूचना को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा जिसके कारण भूख की अनुभूति प्राप्त नहीं होगी। यानी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं ना कि पेट खाली रहने के बाद भी व्यक्ति कहता है कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहां हैपोथैलेमस जो है वो एक्टिव स्टेट में नहीं है, पैसिव स्टेट में चला गया। दूसरी बात है कि जब हम अमाशय को अब कुछ देर में फिर क्या होगा, इसके बावजूद भी हम नहीं भोजन दे रहे हैं तो इंटेरोसेप्टर्स सूचना हैपोथैलेमस को दे दिया, इसके बावजूद भी हम भोजन नहीं दे रहे हैं तो अमाशय की जो दीवार है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगी और सिकुड़ने के कारण जो दर्द एहसास होगा उसको कहेंगे भूख की टीस, हंगर पेन। उसके कारण भूख की टीस का अनुभव होने लगेगा। यह भूख की टीस का अनुभव कब होता है? जब अमाशय बहुत देर तक खाली रहता है और अमाशय की दीवार सिकुड़ने लगती है तो भूख की टीस का अनुभव होता है। हंगर पेन्स उसको बोलते हैं। अब पचने की क्रिया के बारे में जानना है कि कार्डियक फुंडी और पाइलोरिक छिद्र जो है ये अमाशय का जो आंतरिक भाग है वो बीच बीच में कहीं कहीं धसा धसा है। तो जहां जहां धसा हुआ भाग है ना वहीं से जठर ग्रंथियां पाई जा रही है। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है और ये जठर रस जो है वो तीन तरह के
तीन तरह के रासायनिक पदार्थ तीन तरह के स्राव से मिले होते हैं। जठर रस ये पचाने वाला है, ये तीन तरह की कोशिका से निकलेगी। एक होगा अम्लजन कोशिका, अम्लजन कोशिका, और दूसरा होगा म्यूकस कोशिका। और तीसरा होगा जाइमोजिन, जाइमोजिन कोशिका। अम्लजन कोशिका से HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और म्यूकस कोशिका से म्यूकस निकलता है, और जाइमोजिन कोशिका से पेप्सिनोजिन निकलता है, पेप्सिनोजिन। सबसे पहली जरूरत है इसको निकलना। तो जैसे ही भोजन पहुंचा आमाशय में, तो सबसे पहले म्यूकस कोशिका एक्टिवेट हो जाएगी। म्यूकस कोशिका से म्यूकस नामक द्रव निकलेगा। यह द्रव अत्यंत चिकना तेल जैसा एक द्रव होगा। आमाशय की जो ये दीवार है और यहां भोजन है, भोजन पर क्रिया करने से HCl के यहां पहुंचने से पहले म्यूकस झिल्ली से म्यूकस निकलेगा और इसके चारों तरफ आंत के भित्ति यानी आमाशय की आंतरिक भित्ति के चारों तरफ एक लेप लगा देगा, पेस्ट लगा देगा। पेस्ट क्यों लगाया? यह सेफ्टी पेस्ट है, सुरक्षा के लिए है कि अब वहां पहुंचेगा कौन? HCl। HCl मतलब समझते हो, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेजाब है। HCl यदि शरीर पर छिड़क दिया जाएगा तो त्वचा गिर जाएगा, बहुत भयंकर डेंजरस है। और वो आंत के भीतर HCl अम्लजन कोशिका से बन के निकलेगा, भोजन को पचाने के लिए निकलेगा। अपना ये इसका जो काम है वो अभी हम बता रहे हैं, लेकिन ये यहां आएगा तो ये लगा हुआ नहीं रहेगा। तो ये आंत की दीवार है, तो दीवार पर HCl पड़ जाएगा ना, तो आंत की दीवार घायल हो जाएगा, वहां घाव हो जाएगा। तो वो बहुत डेंजरस स्थिति हो जाएगी। इसलिए उससे बचने के लिए पहले म्यूकस इसके चारों तरफ लेप लगा दिया, क्योंकि HCl आए तो आंत को नुकसान यानी आंतरिक भित्ति को, आमाशय की भित्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे। सोचने वाली बात है कि बाहर से यदि व्यक्ति मांस खाया तो मांस भी पच गया, और आंत भी तो मांस ही है, तो आंत भी तो पच जाएगा, यही तो पच जाएगा, यही गल जाएगा। इसलिए ये नहीं गले तो म्यूकस इसके चारों तरफ इसको बचा दिया, और जो खाना है वो अब ये यहां है, इसको पचा देगा। लेकिन ये अंदर नहीं पचे तो वो म्यूकस का एक आवरण उस पर लेप के तरह लग जाता है। तो म्यूकस का क्या काम है? क्लियर? म्यूकस आमाशय की भित्ति पर लेप के रूप में उपस्थित रहता है। आमाशय की भित्ति पर लगकर सुरक्षा पहुंचाता है। किससे सुरक्षा पहुंचाया? कि HCl वहां आने वाला है, इसलिए HCl का कोई बुरा प्रभाव आमाशय के दीवार पर ना पड़े,
उसके लिए म्यूकस पहले लेप लगा दिया। अब HCl के कार्य, तो HCl के दो कार्य हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो निकलता है इसके दो कार्य हैं। HCl के कार्य, पहला कार्य है कि भोजन में आए जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव, अन्य सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है। नष्ट कर देता है। भोजन के साथ मिस्टेक से चींटी भी जा सकती है, तो वहां जैसे पहुंचा ना, ये HCl उसको पहले मारेगा। यानी कोई भी सूक्ष्म जीव, कोई भी जीवाणु भोजन में चला गया और दांत से यदि सेफ्टी से निकल गया, दांत उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया, तो वो चला जाएगा आंत में, आमाशय में। तो आमाशय में HCl उसके ऊपर पड़ेगा और वो मर जाएगा। नहीं मरेगा तो आगे तो नुकसान करेगा ना। इसलिए सबसे पहला काम ये पूछता है HCl का काम क्या है। दूसरा काम है कि यहां जो पेप्सिनोजिन निकलता है ना, वो निष्क्रिय रहता है। निष्क्रिय मतलब काम करने की ताकत नहीं है, तो इसको बोलेंगे निष्क्रिय पेप्सिनोजिन को सक्रिय पेप्सिनोजिन में बदल देता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजिन को सक्रिय पेप्सिनोजिन में बदल दिया। अब ये जो सक्रिय पेप्सिनोजिन है, यह पेप्सिनोजिन भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है उसको वहां पचाने का काम करेगा। कार्बोहाइड्रेट ये पचा टाइलिन से, इमाइलेज से, और प्रोटीन इसमें पेप्सिन का काम है। यानी पेप्सिनोजिन में पेप्सिनोजिन क्या है? प्रोटीन पचाने वाला, और ये प्रोटीन पच कर बनेगा पेप्टोन एवं पेप्टीन, इसमें बदल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पचकर किस में बदल गया? शर्करा में। कार्बोहाइड्रेट यहां मिटाए थे, कार्बोहाइड्रेट पचकर बदल गया था शर्करा में, और प्रोटीन पचकर बदल गया पेप्टोन एवं पेप्टीन में। प्रोटीन पचाने वाला जो एंजाइम है वो पेप्सिन है, और कार्बोहाइड्रेट पचाने वाला जो एंजाइम है टाइलिन और इमाइलेज है। फिर वसा पचाने वाला जो होगा, वसा, इसको पचाता है लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज और लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज अमाशय में ही निकलता है। अमाशय के आधार तल से गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है, जो वसा को पचाता है। वह पायसीकृत अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है वसा को पचा के। देखो इसमें पूछता जो क्वेश्चन है, कौन पचाता है, पचने के बाद क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाता है? टाइलिन इमाइलेज पचाता है।
और पचने के बाद क्या बनता है? तो शर्करा बनता है। इसके बाद प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन। पचने के बाद क्या बनता है? पेप्टोन एवं वसा को कौन पचाता है? लाइपेज। ये बनता है पायसीकृत अम्ल। और दूसरा क्या बनता है? ग्लिसरॉल। तो वसा पचकर इन दो चीजों में बदल जाएगा। अब अमाशय में कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन इमाइलेज पचाया, प्रोटीन को पेप्सिन पचा दिया, और जो वसा था सब वसा नहीं पचा, कुछ वसा यहां अमाशय में पच गया। वो किसके द्वारा पचा? अमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज द्वारा अमाशय में वसा का पाचन होता है। इस प्रकार भोजन पचकर लुगदी का रूप धारण कर लेता है। अब भोजन पूरी तरह तो नहीं पचा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह पच गया, प्रोटीन भी पूरी तरह पच गया, वसा का आंशिक पाचन हुआ। अब यहां यह बनता काइम, यानी अमाशय के पाइलोरिक छिद्र में, छिद्र वाले भाग में पचा हुआ भोजन लुगदी के रूप में बदल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। इसमें अम्ल का प्रभाव रहता है। चूंकि HCl उसके ऊपर काम किया, तो काइम जो है वो कैसा होगा? अम्लीय की उदासीन की क्षारीय? क्वेश्चन पूछेगा। तब काइम अम्ल का स्वभाव है, यानी अम्लीय है। अब वह काइम पाइलोरिक छिद्र से होकर जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में वह जैसे ही पहुंचता है, अब छोटी आंत में भोजन का पाचन, यह अभी बता दिए। अमाशय में स्टार्ट किए थे मुख गुहा में भोजन का पाचन, फिर हुआ अमाशय में भोजन का पाचन, अब होगा छोटी आंत में भोजन का पाचन। अब जो शेष पाचन की क्रिया जो छोटी आंत में होना है, जहां पित्त के कार्य होंगे, यकृत का रोल होगा, यकृत से पित्त छोड़ा जाएगा, पित्त का प्रभाव उसके ऊपर देखा जाता है, और अंत में फिर जो इलियम में जाकर भोजन का पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा। ये सारी बातें नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से यह जान लेना है कि मुख गुहा में जो डेली पर डे एक आदमी के मुंह में जो लार का स्राव होता है, वो लगभग 1.5 लीटर 1.5 लीटर लार का स्राव रोज मुंह में होता है। सैलिवा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सैलिवा को जितना ज्यादा हो लोगों को अंदर लेना चाहिए, बाहर करने का प्रयास कम करना चाहिए। जो बार बार स्प्लाइट करते हैं, थूकते हैं, वो अच्छी आदत स्वास्थ्य के लिए नहीं है, पाचन की क्रिया पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। 1.5 लीटर और जठर रस जो है लगभग 2 लीटर स्रवित होता है। अमाशय में
अमाशय में 2 लीटर जठर रस और मुख गुहा से 1.5 लीटर लार रोज एक आदमी के शरीर से स्रवित होता है। तो लार की मात्रा कितनी हो गई? 1.5 लीटर। और जठर रस की मात्रा 2 लीटर। जठर रस कहां से? अमाशय से। लार कहां? तो मुख गुहा से। जठर रस में 3 तरह के हैं। 3 तरह के पदार्थ जठर रस में पाए जाते हैं। वो क्या क्या है लिख दिए। एक HCl था, दूसरा म्यूकस था और तीसरा पेप्सिनोजिन था, निष्क्रिय पेप्सिनोजिन। ये तीनों मिलकर जठर रस का निर्माण करता है। उसमें गैस्ट्रिक लाइपेज भी उपस्थित होते हैं जो वसा का आंशिक रूप से पाचन अमाशय में करता है। नेक्स्ट क्लास जो होगा, अब पाचन की शेष क्रिया के बारे में